नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंद्र डोम और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने संयुक्त रूप से सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही कहा है कि घटना चिंताजनक है। पूर्व सांसद रामचंद्र डोम ने कहा कि सुभाष मुंडा उस क्षेत्र के एक उभरते हुए नेता थे। उनकी हत्या राजनीतिक विद्वेष में की गई है। सुभाष मुंडा के पास पहले से बहुत खानदानी जमीन रही है। जमीन कारोबारी कहकर घटना का नरेटिव सेट किया जा रहा है। बताते चले कि घटना के 3 दिनों बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। हम लोगों ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की है। सिर्फ एसआईटी बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सरकार और हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकार इसको प्रोएक्टिव तरीके से देखे और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। आगामी 3 अगस्त को दलादली में एक संवेदना सभा होगी जिसमें वृंदा करात भी मौजूद रहेंगी। ये मर्डर किस वजह हुआ, क्यों हुआ, कौन कराया, इसलिए वो इलाका में बहुत सारे जनता को ये प्रश्न है और इसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सिर्फ एसआईटी बनाने से नहीं चलेगा, ठोस कदम भी चाहिए और भी एक्टिव होना चाहिए। जल्द से जल्द ये केस के किनारा के लिए सही कदम पर हर पहलू पर वो कदम उठाना चाहिए। ये हमारा मांग है। हम लोग हमारा पोलिट ब्यूरो से ऐसा ही मांग करते हैं। तो ये जो एक नैरेटिव या ये हो रहा है कि ज़मीन कारोबारी के मामले को कमज़ोर करना, वो ज़मीन कारोबारी नहीं, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का लड़ाकू संघर्षशील साथी था जिसका प्री प्लान तरीके से जो है उसकी हत्या की गई है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि कानून व्यवस्था को, ऐसे उन्होंने मीटिंग बुलाई डीजीपी को कि आपको हम 1 महीने का समय देते हैं, सही, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से और इस हत्याकांड के खिलाफ वामपंथी पार्टियों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से 3 तारीख को एक बड़ी सभा जो है वहाँ पर होगी दलादली में, जिसमें हमारी पोलिट ब्यूरो की मेंबर वृंदा करात भी आएंगे। अभी लगातार पूरे राज्य में सीपीआईएम और वाम दल इस घटना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सुभाष मुंडा के हत्यारों को उचित सजा जो है वो मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर दिए गए बयान पर सत्ता की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा को पहले मणिपुर व मध्य प्रदेश के मामले पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पद पाने के लिए बेचैन लोग बयानबाजी कर झारखंड पुलिस के मनोबल को कमजोर करने का काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रघुवर दास शासन प्रशासन के बारे में बात ना करे तो अच्छा होगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हेमंत सरकार गंभीर है। पार्टी विधायक दल की बैठक में भी ये बातें आई है कि जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कोई दिक्कत आ रही हो तो कांग्रेस विधायकों के बॉडीगार्ड तक वापस ले लिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। झारखंड पुलिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसका रिजल्ट भी जल्द ही मिलेगा। तो रघुवर दास जी कम से कम शासन प्रशासन के बारे में कोई बात न करे तो अच्छा है। ये दुखद घटना है और इस घटना पर सरकार बहुत गंभीर है। अपराधियों की पकड़ अगर जल्द नहीं होती है तो और आवश्यक कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। हमारे विधायक दल के बैठक में विधायकों ने यहाँ तक ऑफर किया कि अगर जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और कहीं दिक्कत आ रही है तो हमारे बॉडीगार्ड तक वापस ले लिए जाएं। लेकिन हम जनता की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। इस बात को हम लोगों ने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था जो थोड़ी बहुत इस तरह की बातें हुई हैं और जिस तरह से एक जमीन के मामले में 3 लोगों की हत्या हो जाना निश्चित रूप से ये दुखद है और
पुलिस को इस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से गंभीर हैं। इधर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को शुक्रवार को राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण को लेकर संगोष्ठी की जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज का निर्माण किया जाना है। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि देश भर में 7 क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें से उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय तथा पश्चिमी भारतीय राज्यों की संगोष्ठी दिल्ली, भोपाल तथा मुंबई में संपन्न हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्वी भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा के लिए संगोष्ठी का आयोजन यानी 30 जुलाई को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सभागार रांची में किया जा रहा है। संगोष्ठी में मुख्यतः बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बीते वर्षों में बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। रांची में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की उपस्थिति में होगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के तौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बाल अधिकार संरक्षण तंत्र से जुड़े अन्य 4 राज्यों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भारत सरकार ने 2014 से लेकर के अभी तक पिछले 9 वर्षों में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उन कामों के प्रदर्शन के लिए, उन पर चर्चा के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन कल रांची में किया गया है। इसमें 4 राज्यों के 115 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों का ये रीजनल ईस्टर्न रीजन का वत्सल भारत कार्यक्रम कल रांची में आयोजित है। इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई सम्मिलित होने वाले हैं। इसी प्रकार के आयोजन उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, मध्य क्षेत्र के लिए भोपाल में, पश्चिम क्षेत्र के लिए मुंबई में किया गया है। आगे के आयोजनों की कड़ी में गुवाहाटी में, चेन्नई में और काशी में ये आयोजन किए जाएंगे। इधर गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा गांव के ईचा गुट्टू टोले में बीती रात 60 वर्षीय मंगता सूरी ने अपने जवान बेटे तूराम सिंह की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। बेटे की हत्या के बाद मंगता सूरीन फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय मंगता सूरीन और उसकी पत्नी मुक्ता सूरीन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मंगता ने पत्नी को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा लिया। इस पर मुक्ता शोर मचाने लगी। शोर सुनकर बेटा तूराम सूरीन दौड़ा आया और मां को बचाने लगा। गुस्से में पिता ने तूराम पर ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और रात में ही घर से फरार हो गया। सूचना के बाद शनिवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेज दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। युवक की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा है। वहीं मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मुसाबनी प्रखंड स्थित गोहला पंचायत भवन के समीप आरबीएस स्किल एकेडमी का शनिवार को विधायक रामदास सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि मुखिया पर्वत हांसदा, ग्राम प्रधान सिंगराई हांसदा, आरबीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव भरत सिंह, डीएसओ अजय कुमार सिंह, चेयरमैन बिंदा सिंह, आरबीएस स्किल एकेडमी एमडी शत्रुघ्न सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर शक्ति सिंह आदि उपस्थित थे। अतिथियों का बुके देकर और शॉल उड़ाकर तथा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं इस योजना के अंतर्गत होने वाले लाभों के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा छात्राओं के बीच वस्त्र का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन ने सिलाई मशीन चलाकर ट्रेनिंग का भी अनुभव लिया। जैसे आज यहाँ पर हम लोग ने, हमारी सरकार ने जो लाया है कि 75% लोगों को हमको यहीं पर रोजगार देना है, जिसके लिए आज भारत सरकार के साथ एमओयू कर इस योजना को यहाँ राज्य में लॉन्च किया गया है। और निश्चित तौर पर और हमारा जो 75% यहाँ के लोगों को रोजगार देना है। प्रखंड स्तर पर इस प्रशिक्षण संस्थान को आरबीएस स्किल्स एकेडमी के द्वारा खोला गया है, ताकि प्रखंड में जितने भी युवक युवतियां हैं उनको
अपनी इच्छा के अनुसार वो जिस भी ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। इधर आदित्यपुर कांडरा मुख्य सड़क के पास स्थित गम्हरिया विनायक गार्डन के फ्लैट वासियों ने शनिवार को बिल्डर विधि डेवलपर के विरुद्ध वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विनायक गार्डन के 200 से अधिक फ्लैट वासियों ने बताया कि मार्च महीने से पूरे सोसाइटी में पानी की घोर किल्लत है। बिल्डर द्वारा फ्लैट बेचने से पूर्व झूठे आश्वासन किए गए थे। हजारों लोग रोजाना पानी की किल्लत से विगत 5 महीने से जूझ रहे हैं। इस बीच बिल्डर ने नोटिस लगाकर फ्लैट वासियों को सूचित किया है कि 1 जुलाई से कंपनी द्वारा उन्हें जलापूर्ति नहीं की जाएगी, वे स्वयं जलापूर्ति की व्यवस्था करें। इस निर्णय से सभी फ्लैटवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। फ्लैटवासियों ने कहा है कि बिल्डर द्वारा पानी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इससे हजारों परिवारों के समक्ष जल संकट उत्पन्न हो गया है। फ्लैटवासियों ने बताया कि मेंटेनेंस के एवज में प्रति फ्लैट सालाना 24,500 रुपये बिल्डर को अदा करते हैं, जिसमें से अधिकांश फ्लैट के मालिकों ने साल भर का एडवांस पैसा चुकाया है। बावजूद इसके जलापूर्ति के नाम पर अतिरिक्त चार्ज किया जाता है, उसे भी अब बंद किया जा रहा है। आक्रोशित फ्लैटवासियों ने विधि डेवलपर मालिक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 200 परिवारों के बीच बीते 5 महीने से प्रतिदिन 6 टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। अरविंद कुमार सिंह। क्या समस्या है यहाँ विनायक गार्डन में? विगत मार्च महीने से पानी की समस्या यहाँ पर है। अच्छा। शुरुआत में तो बिल्डर द्वारा हम लोग जो पैसा लेकर के पानी की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन बिल्डर द्वारा अभी हाल में नोटिस दिया गया कि 1 तारीख से वो पानी की आपूर्ति बंद कर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बिल्डर ने यहाँ पानी के अरेंजमेंट के लिए कोई भी उपाय नहीं किया है। यदि हम सोसाइटी में हैं तो हमको पानी चाहिए ना, लेकिन बिल्डर द्वारा यहाँ के जो निवासी हैं, निवासियों के लिए पीने के लिए या नहाने के लिए कोई भी परमानेंट व्यवस्था नहीं किया गया है। जो भी व्यवस्था किया गया है अभी हम लोगों के लिए अभी वो बहुत क्या बोले पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसमें लगभग 8 ब्लॉक है ना। 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक। कितने लोग होंगे, कितने परिवार होंगे? 8 अभी लगभग हम लोग यहाँ पर 150 लोग हैं। 200 परिवार हैं। 200 परिवार है, 200 फ्लैट में लोग रहते हैं। सोसाइटी बनाया बावजूद इसके हम लोग से पैसा भी लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लिया जा रहा। मेंटेनेंस देने के बाद पानी का अलग से चार्ज है। और जब हम लोग फ्लैट खरीदे थे उस समय था कि 24 आवर्स मतलब वाटर अवेलेबल रहेगा। अभी ऐसा स्थिति है कि 24 आवर्स तो छोड़िए, मतलब जो सबसे प्रीसियस टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर ऑफिस जाना है, उस समय ही पानी नहीं रहता। बदलते मौसम के साथ शहर में जय बंगला तेजी से फैल रहा है। खासकर इससे बच्चे, किशोर व बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये बीमारी संक्रमण के एक दूसरे तक तेजी से फैल जाती है। अमूमन बरसात के दिनों में अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इन दिनों आंख की बीमारी से लोग परेशान हैं। आम भाषा में इसे आँख आना या फिर जय बंगला के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी का 7 से 10 दिनों तक असर रहता है। इस प्रकार के रोगियों को शुरुआत में आँख में तेज दर्द के साथ आँख का रंग गुलाबी या लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही जलन और आँख से भी पानी निकलता है। ऐसे रोगी काला चश्मा पहनकर हमेशा रहते हैं। वह इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये 2 प्रकार का होता है, वायरल और बैक्टीरियल। वायरल वाले रोगी की आंखों का रंग गुलाबी हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल वाले रोगी की आंखों का रंग गहरा लाल हो जाता है। इस बारे में एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अक्सर बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है। आँख में जैसे ही दर्द महसूस हो, डॉक्टर से ज़रूर जांच कराएं। वहीं आम लोगों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक भ्रांति है जिससे ये रोग होता है। उसके आंखों में देखने से सामने वालों को भी हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि रोगी द्वारा आंख मसलने के बाद हाथ से फैले संक्रमण के कारण दूसरे तक पहुंचता है। इस तरह के रोगी को डॉक्टर की सलाह पर दवा के साथ दिन में 5 से 7 बार ठंडे पानी से आंख धोते रहना चाहिए, जिससे 7 से 10 दिनों में ये रोग समाप्त हो जाता है। जिस आदमी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, अगर उस आदमी के आंख को दूसरे लोग देखते हैं तो उसको हो सकता है ये भ्रांति है। वास्तव में है कि जो आंख का सेक्रीशन है, जब तक दूसरे के आंख में नहीं जाएगा या कोई वो किसी भी तरह से दूसरे के आंख को इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो मात्र देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता। इसे कंजंक्टिवाइटिस जब होने लगता है तो सबसे पहले आंख में दर्द होता है
और धीरे धीरे फिर आँख गुलाबी होने लगता है, मरीजों को देखने में दिक्कत होती है, आँख में दर्द होता है, तो ये सारी परेशानी होती है। इसका बचाव के लिए है कि नॉर्मली जिस व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस है उसका कोई भी सेक्रीशन हमारे शरीर में नहीं आवे, इसका ध्यान देना है। और जिन लोगों को हो गया है उन लोगों के लिए है कि एक तो चिकित्सक से सलाह लें, दूसरा दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पानी से, जो ठंडे पानी से आँख को बराबर धोते रहें। और इससे है कि जो गंदगी है आँख के अंदर वो धीरे धीरे बाहर आता है, और जो चिकित्सक से दिखा करके फिर कोई आई ड्रॉप लें। वहीं अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय समाज कोर कमेटी का चुनाव 30 जुलाई को गुरुजात संघ में होगा। कोर कमेटी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देवराज जंघील ने सोनारी राम मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजन कर संवाददाताओं के समक्ष अपना विजन रखा। अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे देवराज जंघील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड में लोधी समाज के हजारों लोग बसते हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन स्तर पर कोई मूलभूत सुधार नहीं देखा जा रहा है। उनके रहन सहन का स्तर जस का तस है, उसमें कई स्तरीय परिवर्तन नहीं है। प्रेस के माध्यम से हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि 30 तारीख को गुरुजात संघ में चुनाव होने जा रहा है। समाज के हर व्यक्ति को वोट करना चाहिए। समाज की उन्नति के लिए कार्य करने का मौका हमें दे, ताकि अपने समाज के लोगों के जीवन स्तर को मजबूत और व्यवस्थित बनाया जा सके। प्रत्याशी लोधी क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हूं और अपने समाज को योगदान करना चाहता हूं। हमारा समाज वर्षों से झारखंड में रह रहा है और इस समाज की आर्थिक और सामाजिक तरक्की आज तक नहीं हुई है, तो मैं अपना संपूर्ण योगदान समाज को देना चाहता हूं, इसलिए इस पद के लिए खड़ा हूं। और सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोधी बंधु हैं, लोधी क्षत्रिय लोग, अपने घर से निकले और इस मतदान पर्व में भाग लें और मुझे विजय बनाने की कृपा करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।